हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, आज हम फिर से एक और इंटरेस्टिंग लेके आए हैं और इसमें हम दोस्तों समझेंगे कि फ़िलहाल रिज़ल्ट बनाने का टाइम चल रहा है, तो उससे संबंधित ही यह वीडियो है कि 2021-22 के हम रिज़ल्ट तैयार करके बच्चे जो हैं 21-22 के जितनी भी कक्षाएं हैं उन सभी कक्षाओं का रिज़ल्ट तैयार कर रहे हैं। तो उसमें क्या क्या नियम है, कौन सी क्लास में 9th 11th जो भी बोर्ड क्लासेस नहीं हैं, जिनको हम स्थानीय परीक्षा के आधार पर बोलते हैं, एक बोर्ड परीक्षा है और एक स्थानीय परीक्षा लोकल एग्ज़ाम, तो उसमें पदोन्नति के और नेक्स्ट जो कक्षा है उसमें जाने के क्या नियम हैं, उन नियमों का हम यहाँ विस्तार से अध्ययन करेंगे और काफ़ी सारे जो डाउट्स हैं वो आपको क्लियर होंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। इसी तरह से एजुकेशनल और फिज़िक्स रिलेटेड वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, तो आनंद लीजिए और देखिए और समझिए। थ्योरेटिकल है, पीडीएफ है, तो थोड़ा आपको अटपटा न लगे, आपको पढ़ने में दिक्कत हो, इसलिए आप इसको सुन सकते हो। और तो सबसे पहला जो नियम है 2021-22 में क्रमोन्नति का नियम कि उत्तीर्णता नियम, विद्यार्थियों को उनकी 2 सामयिक परखों यानी कि जो टेस्ट होते हैं, प्रथम टेस्ट और द्वितीय टेस्ट, अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के योग को मिलाकर एक सामयिक परख अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के योग को मिलाकर नियमानुसार उत्तीर्ण किया जाएगा। कक्षा 9 और 11 में वही विद्यार्थी कक्षोन्नति उत्तीर्ण का अधिकारी माना जाएगा जिसने प्रत्येक विषय में पूर्णांक के न्यूनतम 36% अंक प्राप्त किए हों। परंतु वार्षिक परीक्षा में विद्यार्थी को प्रत्येक विषय में न्यूनतम 20% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो यह एक बहुत ही अच्छी बात बताई है दोस्तों, ध्यान दें कि 9वीं और 11वीं के अंदर न्यूनतम जो प्राप्त करने का प्रतिशत है वह 33 नहीं है, वह कितना है, 36% है। साथ ही साथ वार्षिक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि जिन विषयों में सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षाएं होती हैं उनमें अलग अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है, ठीक है। सैद्धांतिक में भी अलग से और प्रायोगिक में भी, उनमें अलग अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है। प्रायोगिक परीक्षा में कोई कृपांक अंक देय नहीं है, जो ग्रेस जिसको हम बोलते हैं वह देय नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों को मिला के है, मिला के नहीं है दोस्तों। सैद्धांतिक में अलग और यानी थ्योरी में अलग और प्रैक्टिकल में अलग, दोनों में अलग अलग माना जाएगा। दोनों परखों का योग अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों का योग यदि भिन्न में हो तो उन्हें अलग पूर्णांक में परिवर्तित कर दिया जाए। जो भी आपके दोनों परख हैं और अर्धवार्षिक है और वार्षिक है, इनका योग भिन्न में हो, भिन्न में मतलब दशमलव में हो, 2/5 3/5 अलग अलग हो, तो उसको पूर्णांक में मान लीजिए और उसे हम पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं राउंड ऑफ। उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, राउंड ऑफ। नेक्स्ट है, यदि कोई विद्यार्थी सत्र के बीच में आ रहा है और आकर प्रवेश लेता है जहां सामयिक परख नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि स्वाभाविक बात है
कि यदि वो बीच में आया है तो कोई ना कोई टेस्ट नहीं दिया होगा, ऐसी कंडीशन है, तो ऐसे स्तर पर विद्यालय में समिति बनाई जाएगी, लिखित एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, एक परख अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के आधार पर परिणाम घोषित किया जाएगा। तो यह जो छूट है वो कहाँ तक है? केवल एक परख तक है, यानी एक टेस्ट तक यह छूट है। यदि एक टेस्ट नहीं दिया है तो भी विद्यालय स्तर के ऊपर उस टेस्ट के नंबर दे दिए जाएंगे और फिर उसका आगे का कार्य संपादित आसानी से किया जाएगा। अंतिम परीक्षा परिणाम उन्हीं विद्यार्थियों का घोषित होगा जिन्होंने कम से कम एक सामयिक परख वार्षिक परीक्षा अथवा अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा दी हो। तो यह दोस्तों कंडीशन लगा दी है कि यहाँ अथवा तो डाल दिया अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा का, और कम से कम एक सामयिक परख और वार्षिक परीक्षा, यानी एक टेस्ट और वार्षिक परीक्षा दी हो, ठीक है, 1 टेस्ट प्लस 1 एनुअल एग्ज़ाम, या हाफ ईयरली एग्ज़ाम प्लस एनुअल एग्ज़ाम, ये दोनों भी दी हैं तो भी वो रिज़ल्ट घोषित के लिए मान्य होगा। ठीक इसी प्रकार ये कुछ कन्फ्यूजन बने रहते हैं जो हम क्लियर कर लेते हैं। अतिरिक्त विषय हैं, अतिरिक्त विषय में क्या क्या है दोस्तों? कला शिक्षा है, स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा, जीवन कौशल, ये सभी के सभी कुल 100 अंकों में होंगे। इनके आधार पर, प्राप्तांकों के आधार पर ये A+ से D ग्रेडिंग दी जानी है। कोई विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में इन विषयों में अनुपस्थित हो गया परंतु अन्य विषयों में उत्तीर्ण है तो D श्रेणी मान ली जाएगी, परंतु वह उत्तीर्ण हो जाएगा। अर्थात यह एग्ज़ाम यदि नहीं देता है तो भी हम बच्चे को फेल नहीं कर सकते, वह फेल नहीं होगा। 7वां और अगला पॉइंट है दोस्तों कि राज्य सरकार द्वारा नव क्रमोन्नत विद्यालयों एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा तो आयोजित माध्य परीक्षा की मूल परीक्षा पूरक परीक्षा का परिणाम विलंब से घोषित होने के कारण विद्यार्थियों को नियमानुसार प्रवेश लेने से पूर्व जो परख या परीक्षा हो चुकी है उन विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम शेष रही परीक्षाओं के पूर्णांकों के आधार पर घोषित किया जाएगा। तो यह नव क्रमोन्नत जो विद्यालय हैं उनके लिए जो भी पूर्णांक हैं, जो परीक्षा हो चुकी है, उनके आधार पर हो जाएगा। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर अथवा जो मुक्त शिक्षा संस्थान है भारत सरकार से 10वीं उत्तीर्ण कर विलंब से प्रवेश लेने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा से पूर्व का परीक्षा परिणाम अर्धवार्षिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा के आधार पर, ठीक है, तो हाफ ईयरली प्लस एनुअल एग्ज़ाम, इनके आधार पर एग्ज़ाम डिक्लेयर हो जाएगा, एग्ज़ाम घोषित हो जाएगा। तो यह भी एक अच्छी बात है, ध्यान देने योग्य बात है। नेक्स्ट हम बात करें अगला, यदि कोई बच्चा बीमार हो जाए तब उसके लिए क्या आदेश है? रुग्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना। तो इसके लिए क्या है दोस्तों, यह भी हम समझ लेते हैं कि यदि कोई विद्यार्थी 9वीं और 11वीं है उसमें रुग्णता के कारण सामयिक परख अथवा अर्धवार्षिक परीक्षा सम्मिलित होने में असफल रहा है, सम्मिलित नहीं हुआ है, तो उक्त परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि से 1 सप्ताह की समयावधि में रुग्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पीछे की बातें हैं, 9वीं और 11वीं में यदि बीमार हो गया
तो ये जो भी परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि है उससे पहले का एक आपको मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, वो आपको दिखाना पड़ेगा। यदि कोई विद्यार्थी अंतिम वार्षिक परीक्षा में, तो वह उक्त तिथि से 1 सप्ताह की अवधि में रुग्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर पुनः परीक्षा में बैठ सकेगा। तो यह भी वार्षिक परीक्षा हो अर्धवार्षिक हो सभी के लिए है। अंतिम वार्षिक परीक्षा में भी सम्मिलित नहीं हो पाता है तो भी वह 1 सप्ताह की समयावधि में रुग्णता प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य कारणों से सम्मिलित नहीं हो पाता है तो उस परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि से, ठीक है, रुग्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर पुनः परीक्षा में बैठ सकेगा। रही बात कृपांक की, ग्रेस की, कृपांक के लिए विद्यार्थियों के आचरण व्यवहार 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। उसका आचरण कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, ठीक है, ये चीज़ें देखी जाएंगी। और सत्र में उत्तम है तो अधिकतम 2 विषयों में कृपांक दिया जाएगा। 9वीं और 11वीं विद्यार्थियों में एक विषय में असफल है तो उसे विषय के पूर्णांक के अधिकतम 5% कृपांक दिए जा सकते हैं। एक ही विषय में असफल है तो 5% कृपांक दिए जा सकते हैं, ठीक है, यानी कि 100 है तो 5 नंबर दिए जा सकते हैं। और 2 विषयों में असफल है, प्रत्येक संबंधित विषय में उसके पूर्णांक के अधिकतम 2-2% कृपांक दिए जा सकते हैं। 2 विषय है तो फिर 100 में से 2-2 नंबर उसको दिए जा सकते हैं। रुग्णता की छूट का लाभ यदि उसने ले लिया है तो कृपांक देह नहीं होगा। वह उस विषय में उत्तीर्ण होने पर ही विद्यार्थी अन्य विषयों के कृपांक प्राप्त करने का अधिकारी होगा, ठीक है। तो यह भी दोस्तों ध्यान रखें, यदि कोई बीमार है तो कृपांक देय नहीं होगा और उत्तीर्ण होने पर ही विद्यार्थी अन्य विषय के छूट का लाभ प्राप्त करने वाले विषय में, जिसमें बीमार हो गया है उसमें वह छूट प्राप्त कर रहा है तो कृपांक देय नहीं होगा। अगला चौथा नियम है दोस्तों, 60% या उससे अधिक प्राप्तांक पर प्रथम है, 48 या उससे अधिक परंतु 60 से कम है तो द्वितीय श्रेणी है, 36 और 48 तृतीय श्रेणी है, 75 से अधिक है तो वह डिक्टेशन है, विशेष योग्यता है, यहाँ डी अंकित करना है। तो ये मोटा मोटा समझ में आ गया होगा दोस्तों कि अबव 75 डी लगेगी और ये जो आपके 60 to 75 है ये फर्स्ट डिवीज़न है, 48 to 60 है ये सेकंड है और 36 to 48 है ये आपके दोस्तों थर्ड है। यही दे रखा है, ठीक है, यही है, 36 to 48 थर्ड है और ये सभी। यदि कोई विद्यार्थी सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र के आधार पर किसी सामयिक अर्धवार्षिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ है तो उसकी श्रेणी स्थान निर्धारित निम्न प्रकार से किया जाएगा। विद्यार्थी जिन परीक्षाओं में सम्मिलित होता है तो उनके पूर्णांक के आधार पर प्राप्तांकों के प्रतिशत के अनुसार श्रेणी कक्षा में स्थान का निर्धारण किया जाएगा। श्रेणी निर्धारण कृपांक रहित प्राप्तांकों के वृहद योग के आधार पर होगी। यह भी ध्यान रखें, कक्षा में जो स्थान है, यदि कोई बच्चा कक्षा में स्थान आ रहा है तो यह ग्रेस रहित होगा, अर्थात श्रेणी निर्धारण करने के लिए कृपांक नहीं जोड़े जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ग्रेस वाला बच्चा भी क्लास में फर्स्ट आ रहा है, आ सकता है लेकिन उसके ग्रेस नहीं जोड़े जाएंगे। पूरक परीक्षा के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसके लिए मुख्य परीक्षा आयोजित के लिए पूरक परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक पूरक परीक्षा अंकित कर श्रेणी देने के लिए नई तालिका जारी की जाए। तो यह पूरक परीक्षा का है, उसको कृपांक दे दिया,
फिर भी वह आ रहा है तो यह पूरक परीक्षा में आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करें। आपने यह वीडियो पूरा देखा और आपको रुचिकर लगा, कुछ आपको सीखने को मिला, इसके लिए आपका आभार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।